चलिए हम लोग बिजनेस का कॉन्सेप्ट करते हैं कि बिजनेस क्या है। व्हाट इज बिजनेस? कहता है कि बिजनेस एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, नैरो वर्ड नहीं है, ब्रॉड वर्ड है, विस्तृत वर्ड है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए, अपना लाइफ को बचाए रखने के लिए जो भी तरीका अपनाया जाता है, प्रत्येक तरह की वो क्रिया जो अपना जीविकोपार्जन में लगाता है, वही कहलाता है उसके लिए उसका व्यवसाय। कोई भी आदमी है वो कोई ना कोई काम में व्यस्त रहता है। हर आदमी जो है वो किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है और वही उसका व्यवसाय है। उससे वो अपना कुछ अर्न करता है, अर्न करके अपना परिवार और फैमिली चलाता है। ये उसका व्यवसाय है। जिस तरह से मौसम हमारे साथ रहता है, एक है बात की, जिस तरह से मौसम हमारे साथ रहता है उसी तरीके से हमारा व्यवसाय भी हमारे साथ रहता है। जिस तरह से मौसम हमारे साथ रहता है, कभी जाड़ा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, उसी तरीके से मौसम भी हमारे साथ रहता है और उसी तरीके से व्यवसाय भी हमारे साथ रहता है। तो मानव की जो प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है, मनुष्य की जो डेली रूटीन है, जो वो डेली काम करता है, जो वो डेली वर्क करता है, उस वर्क को अगर आप ध्यान से देखें तो उस वर्क को बेसिकली दो पार्ट में बांटा जाता है। मनुष्य का जो काम है वो दो पार्ट में बांटा जाता है। एक कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अनार्थिक क्रिया। अब आर्थिक और अनार्थिक क्रिया क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें मनुष्य का उद्देश्य धन अर्जन करना होता है, लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट गेन करना होता है, कुछ ऑब्जेक्ट होता है कि उससे हम कुछ ना कुछ प्राप्त करें। तो ये कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पूरी तरीके से उस मनुष्य के द्वारा लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो एक्टिविटी किया जाता है। चाहे वो वस्तुओं की खरीद बिक्री हो, बिजनेस से संबंधित, या किसी डॉक्टर के द्वारा प्रोफेशनल वर्क किया जाता हो, ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने जाते हैं। डॉक्टर प्रोफेशन करता है, लॉयर प्रोफेशन करता है, हम आप बिजनेस करते हैं, तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसा एक्टिविटीज है जिसमें हम काम तो करते हैं, लेकिन काम करने के बदले में हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम कुछ लाभ अर्जन करें। काम तो करते हैं, लेकिन काम करने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम लाभ अर्जन करें। बगैर प्रॉफिट कमाए अगर हम कोई वर्क करते हैं तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे अपने दोस्तों को मदद के लिए उसको किताब देना, ये नॉन एक्टिविटीज है। किसी अंधे आदमी को सहारा देकर रोड के इस पार से उस पार ले जाना, ये नॉन एक्टिविटीज है। इस कोरोना काल में कई लोगों के द्वारा फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे गए, जिसका ये उद्देश्य नहीं था पैसा कमाना, और कई लोगों का तो ये उद्देश्य था कि 700 का ऑक्सीजन सिलेंडर 7,000 रुपया में हम बेचे। ये उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना जाएगा। भले ही गलत तरीके से वो पैसा कमाया, 700 का अगर सिलेंडर है और उसको 7,000 रुपया में लिया है तो ये गैर कानूनी तरीका है। और किसी ने फ्री में भी दिया, ये भी परिस्थिति आई है कि कुछ लोग फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे थे, सिलेंडर में भर रहे थे लोगों के लिए। तो ये एक्टिविटीज दो तरह की होती है। एक एक्टिविटीज होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में माना जाता है। और एक होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य ये होता है कि हम कुछ भी करें लेकिन उससे पैसा मिले या ना मिले, धन कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। मनुष्य बहुत सारा ऐसा भी काम करता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, धन कमाना नहीं होता है, बल्कि उद्देश्य उसका होता है कि वो मतलब किसी तरह का देशभक्ति का काम करे, कोई दान का काम करे, कोई अपना सोशल वर्क करे, कोई अपना किसी भी तरह का धर्म का काम करे। तो ये सारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में माना जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली लाभ नहीं कमाने के लिए होता है। एक परिवार के महिलाओं के द्वारा घर का खाना बनाना, ये भी नॉन एक्टिविटीज है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कि एक परिवार के लिए अगर वो खाना बनाती है तो उसके लिए वो कोई पैसा नहीं लेती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। लेकिन अब वही अगर महिला होटल खोल के अगर खाना बना के बेचती है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा, क्योंकि वो उसके जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी है, लाइफ को जीने के लिए ज़रूरत है। तो दो तरह का एक्टिविटीज है, एक इकोनॉमिक और दूसरा
नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक लाभ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में डॉक्टर के द्वारा अपना क्लिनिक चलाना, लॉयर के द्वारा अपना प्रोफेशन चलाना, टीचर के द्वारा अपना प्रोफेशन चलाना, ये सब इकोनॉमिक है। नॉन इकोनॉमिक में है कि एक भाई के दूसरे भाई को पढ़ा देना, एक बहन को दूसरे छोटे भाई को पढ़ा देना, माँ के द्वारा घर के लिए खाना बना देना, एक दोस्त को दूसरे दोस्त को अपनी किताब पढ़ने के लिए दे देना। वही किताब आप लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उसके लिए फीस देते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। और वही किताब आपको दोस्त पढ़ने के लिए दे देता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। तो बिजनेस को समझने से पहले ये दोनों एक्टिविटीज़ को समझना जरूरी था कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है उसका भी पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का भी पार्ट है। पहला पार्ट इसमें कहलाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है पेशा। जब एक ह्यूमन बींग अपने स्पेशल नॉलेज, अपने स्पेशल स्किल, अपने स्पेशल एबिलिटी से कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, कुछ अपना साइंटिफिक वे तरीके से अपना ज्ञान अर्जन करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं और उसके पास स्किल होता है, और उस स्किल से जो वो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, वो प्रोफेशन कहलाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का प्रोफेशन करने के लिए उसके पास उसको पढ़ाई करना पड़ता है। टीचर, टीचर का काम करने के लिए उसको पढ़ाई करना पड़ता है। लॉयर, लॉयर का काम करने के लिए उसको पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये सारे के सारे प्रोफेशन में माने जाते हैं। तो ये आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पहला जो होता है वो कहलाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन में अपना स्पेशल स्किल, अपना स्पेशल नॉलेज, अपना स्पेशल एबिलिटी से वर्क किया जाता है और उसके बदले में आप अपना धन अर्जन करते हैं, पैसा कमाते हैं। दूसरा इसमें आता है सर्विस। सर्विस को हिंदी में कह सकते हैं नौकरी या सेवा। बहुत लोगों के पास एबिलिटी तो होती है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं होता है कि वो कुछ कर सकते हैं, उनके पास आगे बढ़ने का संसाधन नहीं होता है, तो वो नौकरी करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने एलएलबी की डिग्री ले ली और आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं बल्कि किसी फर्म के यहाँ काम करना चाहते हैं और उसको लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है, तो आप वो सर्विस कहलाएगा, वो आपकी नौकरी कहलाएगी। आप वकील हैं लेकिन आप किसी फर्म में काम कर रहे हैं, तो ये सर्विस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपना खुद का काम कर रहा है, खुद का प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उसका प्रोफेशन कहलाएगा। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी कंपनी का काम कर रहा है तो वो उसका सर्विस कहलाएगा। किसी कंपनी के अंडर में अगर काम कर रहा है, दो चार एसोसिएट मिलकर, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलकर एसोसिएट फर्म बना लिए हैं और उसका कोई एक हेड बॉस होगा, तो वो उसके अंडर काम कर रहा है तो वो सर्विस कहलाएगा। तो एक जगह वकील अगर खुद का अपना प्रैक्टिस कर रहा है, अपना खुद का फीस ले रहा है, तो वो प्रोफेसर कहलाएगा। लेकिन वही वकील किसी फर्म के अंडर में काम कर रहा है, किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, जो लीगल एडवाइजर या कुछ भी तरीके से काम कर रहा है या एडवोकेट के रूप में काम कर रहा है, तो वो उसका सर्विस कहलाएगा। सर्विस में हमेशा एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। सर्विस में जब भी होता है तो एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, लेकिन प्रोफेशन में कोई आपका एम्प्लॉयर नहीं होता है, कोई आपका मालिक नहीं होता है। प्रोफेशन में किसी तरह का मालिक का आप संभावना नहीं कर सकते कि कोई आपका मालिक होगा। नेक्स्ट होता है बिजनेस। थर्ड वर्ड होता है बिजनेस। बिजनेस हमेशा परचेज और सेल से रिलेटेड होता है। बिजनेस में हमेशा कुछ खरीदा जाता है और कुछ बेचा जाता है। बिजनेस हमेशा खरीद और बिक्री के लिए बनाया जाता है, चाहे सामान की खरीद बिक्री हो, कोई भी वस्तु की खरीद बिक्री हो, ये बिजनेस है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन आइटम्स इंक्लूड किए गए। पहला क्या आया? प्रोफेशन। दूसरा आया सर्विस। और तीसरा क्या आया? बिजनेस। चलिए अब हम लोग आते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज पर। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? ह्यूमन की जो एक्टिविटीज है उसमें तो दो पार्ट की बात हुई, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अगर आपसे एग्जांपल्स पूछे जाए तो आप इसमें कह सकते हैं कि पैट्रियाटिक टाइप का कोई भी देशभक्ति काम करना, कोई भी सोशल वर्क करना, समाज की सेवा करना, कोई भी रीजनल वर्क करना, आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई आदमी अपने ईश्वर को मानता है, वो ईश्वर की आराधना करता है, सुबह शाम अपने ईश्वर को याद करता है, कोई आदमी दान करता है, कोई आदमी लव अफेक्शन, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें पैसा कहीं से नहीं आता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फिर तीन बात आ गया, एक बिजनेस आ गया, एक प्रोफेशन आ गया और एक सर्विस आ गया। फिर बिजनेस में तीन पार्ट आ जाता है। जब बिजनेस की बात हम करते हैं तो बिजनेस में फिर तीन पार्ट आ जाता है।
पहला पार्ट आता है उसका इंडस्ट्री, बिजनेस का पहला पार्ट आता है इंडस्ट्री। दूसरा पार्ट आता है कॉमर्स, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये कॉमर्स भी पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट आता है डायरेक्ट बेनिफिट या डायरेक्ट सर्विस। बिजनेस में तीन चीज़ है, एक इंडस्ट्री है, एक कॉमर्स है और एक डायरेक्ट सर्विस है। एक चीज़ इसमें बहुत अच्छा कहा गया है कि उपयोगिता जो है, जो यूटिलिटी, उपयोगिता जिसको हम लोग अंग्रेजी में यूटिलिटी बोलते हैं, यूटिलिटी का जब जन्म होता है, जब यूटिलिटी कहीं से आता है तब बिजनेस का बर्थ होता है। बिजनेस का बर्थ तभी शुरू होता है जब कहीं से उसकी यूटिलिटी आती है। अगर आज आपको महसूस हुआ कि ऑक्सीजन बहुत अधिक ज़रूरत है, उसकी उपयोगिता है, तो फिर ऑक्सीजन का बिजनेस शुरू हो गया। ऐसा हुआ ना। अभी अगर ऐसा उपयोगिता महसूस हुआ कि वैक्सीनेशन की बहुत अधिक ज़रूरत है, तो वैक्सीनेशन का बिजनेस शुरू हो गया। भले सरकार आपको मुफ्त में दे रही है, लेकिन कुछ दिन पहले पैसे में भी दे रही थी, तो आपकी इच्छा थी जहाँ से आप लेना चाहते थे आप वहाँ से ले सकते थे। तो जहाँ उपयोगिता शुरू होती है, जहाँ यूटिलिटी आता है, तभी बिजनेस का जन्म होता है। जब तक कोई चीज़ का यूटिलिटी नहीं होता है तब तक वो बिजनेस का जन्म नहीं होता है। बिजनेस का जन्म तब शुरू होता है जब यूटिलिटी क्रिएट होती है। यूटिलिटी आई, उपयोगिता आई, आपको महसूस हुआ कि उस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसका बिजनेस बहुत तेज़ी से रन कर जाता है। तो समय की मांग देखी जाती है। रिसर्च करते समय ये देखा जाता है कि अभी किस चीज़ की यूटिलिटी है। जिस चीज़ की यूटिलिटी होती है उसका बिजनेस बहुत तेज़ी से मूव कर जाता है, बूस्ट कर जाता है, बहुत तेज़ी से भागने लगता है। लेकिन अगर यूटिलिटी वही चीज़ का डाउन हो जाता है तो उसका फिर बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो जाता है। अगर अभी आप देखिएगा, कोई ऑक्सीजन का बिजनेस करने वाला था तो अभी वो उतना डेवलप नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अभी उसकी मांग घट गई है। जब उसकी यूटिलिटी घट गई, बिजनेस घट गया। यूटिलिटी बढ़ गई, बिजनेस घट गया। तो जहाँ यूटिलिटी आती है वहाँ बिजनेस शुरू हो जाता है। तो बिजनेस का जन्म कैसे होता है? बिजनेस का बर्थ होता है ड्यू टू यूटिलिटी। उपयोगिता व्यवसाय को जन्म देती है। जब तक कोई चीज़ की उपयोगिता नहीं होगी, उसका व्यवसाय नहीं होगा। व्यवसाय तभी सक्सेस करेगा, बिजनेस तभी सक्सेस करेगा जब कोई चीज़ का यूटिलिटी आप समझ लेंगे। अब यूटिलिटी के बारे में कहा है कि यूटिलिटी कितने तरह का होता है। सबसे पहले आता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि उस वस्तु का निर्माण, जैसे अगर हम कपड़े का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके पहले उसकी यूटिलिटी कहाँ से शुरू होती है? कपड़े के लिए कपास की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ कपास से वस्त्र बनाना, ये फॉर्म यूटिलिटी है। अगर हमको टेबल बनाना है तो क्या चीज़ की ज़रूरत होगी? लकड़ी की ज़रूरत होगी, तो लकड़ी वहाँ पर फॉर्म यूटिलिटी, मतलब वो चीज़ एक तरह से रॉ मटेरियल है और आप उसको जैसा शेप देना चाहें। लकड़ी से आप चेयर भी बना सकते हैं, लकड़ी से आप टेबल भी बना सकते हैं, स्टूल भी बना सकते हैं। जैसा शेप देना चाहिएगा वैसा शेप हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फॉर्म। कपड़ा बनाते हैं तो कपड़ा से कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, शर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, पैंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा चीज़ आप चाहें वैसा उसे क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज फॉर्म। फॉर्म मतलब कि उसका रूप निर्माण करता है। अगर चमड़ा है तो चमड़ा से भी आप कुछ बना सकते हैं, जूता भी बना सकते हैं, चप्पल भी बना सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो फॉर्म क्रिएट करता है, तो ये फॉर्म यूटिलिटी होता है। दूसरा होता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब स्थान की उपयोगिता होती है। कोई खास स्थान जो होता है वो उपयोगी होता है। जैसे अगर आज के डेट में आप झारखंड में रहते हैं तो झरिया नामक जगह से ज़्यादा परिचित होंगे, वो प्लेस यूटिलिटी है। झरिया क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर कोयला का खादान बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक ज़माना हुआ करता था कि कोडरमा जो होता था वो अबरक के खादान के लिए परिचित था। कोडरमा से अबरक बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो अबरक अगर उत्पादन होता था तो वो प्लेस यूटिलिटी है। तो प्लेस यूटिलिटी उस खास जगह के लिए होता है, जिस खास स्थान पर आप उत्पादन करना चाहते हैं वो प्लेस, उस जगह पर जाना पड़ेगा। वो फॉर्म नहीं है, वो प्लेस का वैल्यू है, वो जगह का वैल्यू है। अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको नाशपाती ज़्यादा मिलेगा, प्याज का उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। अगर आप बंगाल चले जाएंगे तो वहाँ वर्धमान में आपको चावल का ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो ये सब चीज़ क्या है ना, प्लेस पर निर्भर करता है, तो उसकी यूटिलिटी प्लेस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, बिजनेस के कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं। हर विद्वान अपने हिसाब से परिभाषा देता है और उसमें से जो आपको सुटेबल लगता है, एक दो डेफिनेशन हमेशा एग्जाम में लिखना चाहिए जो विद्वान दिए हैं। और लास्ट में फिर एक कंक्लूड डेफिनेशन लिखना चाहिए जो आपको समझ में आ रहा है। तो इसमें एक मैकनॉटन जो विद्वान थे उन्होंने अपने शब्द में बिजनेस का डेफिनेशन दिया है
कि द टर्म बिजनेस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। बहुत कम शब्द में और बहुत अच्छी बात को उसने कहा है कि द टर्म बिजनेस, बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस। तीन चीज का एक्सचेंज उसने बताया है, गुड्स का, मनी का और सर्विस का। आप अपनी वस्तु का हस्तांतरण करते हैं, सेव पैसा का हस्तांतरण करते हैं और सेवा का हस्तांतरण करने हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक परचेजर से तात्पर्य है और एक सेलर से तात्पर्य है। म्यूचुअल का मतलब दो व्यक्ति है, दो में एक व्यक्ति परचेजर माना जाएगा और दूसरा व्यक्ति सेलर माना जाएगा। तो परचेजर और सेलर दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, और उसमें जब आप अपना गुड्स देते हैं या सर्विस देते हैं या मनी देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो बहुत अच्छी परिभाषा है, इस परिभाषा को आप याद कर सकते हो। इसमें लगभग लगभग बिजनेस का सारा बात आ गया। एक है मालविन आंसन, उसने छोटा सा परिभाषा दिया है कि बिजनेस इज द वे बाय विच मैन मेक देयर लिविंग। बिजनेस एक ऐसा तरीका है जिससे मनुष्य अपना जीविकोपार्जन करता है। जीविकोपार्जन का माध्यम है, मतलब अगर आपको जिंदा रहना है, अपना जीविका चलाना है, अपना लिविंग तैयार रखना है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो यह थोड़ा सा नैरो परिभाषा है, मतलब जीविका चलाने के लिए बिजनेस करना जरूरी पड़ता है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है, उसमें दो चार परिभाषा आप याद कर लीजिएगा। और लास्ट में बहुत छोटा परिभाषा तो नहीं है, बड़ा परिभाषा है और बहुत, लेकिन वो इम्पोर्टेंट परिभाषा है उर्विक का। उर्विक एंड हंट एक परिभाषा दी है, वो इम्पोर्टेंट परिभाषा माना जाता है, बराबर लोग इसको यूज करते हैं, आपको भी यूज करना चाहिए एग्जाम में। बिजनेस इज एनी इंटरप्राइज विच मेक्स, distributes or provides any articles of service which other members of the community need and for which they are willing to pay। कहता है कि व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है, व्यवसाय एक ऐसा उपक्रम है जो कोई ऐसी सेवा या वस्तु बनाता है। मतलब उसमें दो चीज के बारे में बताया कि ये क्या बनाता है, या तो कोई सर्विस बनाता है और या तो कोई गुड्स बनाता है। और क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब बांटता है, एक जगह से दूसरे जगह बांटता है, जिसका समाज और अन्य व्यक्ति को आवश्यकता है। या तो आपको जरूरत है या हमको जरूरत है या समाज में रहने वाला किसी और व्यक्ति को जरूरत है, और जिसके लिए वो भुगतान करने के लिए तैयार है, वो पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो बिजनेस में आप ध्यान से देखिएगा कि विदाउट पेमेंट कोई बिजनेस नहीं होता है, बिना पैसा दिए कोई बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस का हर सोर्स के लिए, हर गुड्स या हर सर्विस के लिए उसका पैसा देना जरूरी है। बिजनेस का जितना भी स्रोत है, उस स्रोत में जो भी चीज आप कीजिएगा सब में आपको पैसा देना पड़ेगा, चाहे आप गुड्स परचेज कीजिए चाहे आप सर्विस परचेज कीजिए, पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका बिजनेस का डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रकार। तो सबसे पहला इसमें बिजनेस का प्रकार है ट्रेड। पहला प्रकार है जो टाइप्स है वो है ट्रेड। ट्रेड मतलब हो गया व्यापार। व्यापार में क्या होता है, किसी वस्तु को क्रय और विक्रय किया जाता है, किसी वस्तु को परचेज और सेल किया जाता है। अगर फॉर बाई एग्जाम्पल कि अगर आपका फूड ग्रेन का दुकान है, अगर आपका फूड ग्रेन का दुकान है और आपने 500 बैग राइस परचेज कर लिए हैं, 500 बैग राइस परचेज कर लिए हैं 600 पर बैग के हिसाब से, और उसको आप वर्धमान से सरिया लेकर आते हैं सेल करने के लिए, और उसी को 550 रुपीज़ हिसाब से पर बैग को सेल करते हैं, तो ये परचेज और सेल हो गई। और इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या था कि 500 पर बैग के हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट किया, 550 के पर बैग के हिसाब से हमने उसको सेल किया, और ₹50 का जो डिफरेंस है ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। हमने जो इन्वेस्ट किया था पैसा, उसके बदले में हमको ये पैसा लाभ के रूप में प्राप्त हुआ है। यही है ट्रेड। ट्रेड का मतलब ही होता है व्यापार। व्यापार का मतलब किसी वस्तु को खरीद के बेचना, किसी वस्तु या सेवा को हम लोग जब, सेवा नहीं इसमें सॉरी, ट्रेड में हमेशा बिजनेस होता है, वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है। आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके उस वस्तु को खरीदते हैं, फिर आप अपने जगह पर लाकर उस वस्तु को बेचते हैं, कुछ लाभ कमाते हैं, दैट इज योर ट्रेड। ट्रेड को तीन भाग में बांटा गया है। पहला भाग है इसका लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड का मतलब होता है स्थानीय स्तर का बाजार। जो स्थानीय स्तर का बाजार होता है वो अधिकतर पैरिसेबल नेचर का गुड्स का होता है। वैसी वस्तु जो नाशवान प्रकृति की होती है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, वैसी वस्तु के लिए लोकल ट्रेड किया जाता है। जैसे सब्जियों का बाजार, आप देखते होंगे कि जो सब्जी का बाजार होता है वो लोकल लेवल पर होता है। अगर चंद्रमानी में कोई वस्तु का उत्पादन, कोई सब्जी का उत्पादन हुआ है, कोई बागोडी में हुआ है, कोई कोई और गांव में हुआ, अगर बगल के कोई गांव में हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं कि सुबह सब्जी बाजार में आते हैं, स्टेशन रोड में बैठ के बेचते हैं।
तो ये लोकल मार्केट होता है। लोकल मार्केट नाशकारी वस्तुओं का अधिकतर किया जाता है जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर बर्फ का भी मार्केट होगा तो वो भी लोकल लेवल पर होगा, बहुत दूर तक वो मार्केट नहीं होता है। तो फल का है, दूध का है, मिठाई का है, ये सब घास का है, ये सब जो भी बिजनेस होता है ये लोकल मार्केट में आता है, लोकल ट्रेड में माना जाता है। दूसरा होता है स्टेट या प्रोविजनल ट्रेड। ऐसा बिजनेस जो पूरे राज्य में चलता है, ऐसा बिजनेस जो पूरे राज्य में चलता है वो स्टेट कहलाता है। सिर्फ उसका काम होता है स्टेट। अगर झारखंड में हम रहते हैं तो या रांची से बोकारो जाएगा, या धनबाद से जमशेदपुर जाएगा, या जमशेदपुर से गिरिडीह आएगा, या गिरिडीह से हजारीबाग जाएगा, इसी स्टेट में रहेगा। इसी स्टेट में जो बिजनेस होगा उसको हम लोग कहते हैं राज्य, स्टेट और प्रोविजनल ट्रेड। ये दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा। और तीसरा इसका जो पार्ट होता है वो कहलाता है इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड में क्या होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। बिहार से बंगाल जाएगा, बंगाल से उड़ीसा जाएगा, उड़ीसा से बिहार आएगा। ऐसा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वस्तु का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। इसको एक दूसरे तरीके से भी अगर बांटा जाए तो इसको हम लोग तीन अलग अलग भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। एक होलसेल ट्रेड होता है और एक रिटेल ट्रेड होता है। जहाँ पर वस्तु को बहुत अधिक पैमाने पर, बहुत अधिक संख्या में बेचा जाता है वो होलसेल ट्रेड कहलाता है। और जहाँ वस्तु को कम हिस्सा में बेचा जाता है वो रिटेल ट्रेड कहलाता है। तो एक होलसेल ट्रेड है और एक रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड पूरे बृहत पैमाने पर वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, और रिटेल ट्रेड में वस्तुओं की संख्या जो होती है वो कम लेवल पर होती है, कम कम मात्रा में बेचा जाता है। नेक्स्ट आता है स्थान के आधार पर, एज पर प्लेस के आधार पर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो होता है, फॉरेन ट्रेड में दो पार्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है और एक एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। जब आप अपनी वस्तु किसी दूसरे देश से मंगाते हैं दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। और जब आपकी देश की वस्तु किसी दूसरे देश में चली जाती है तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में दूसरे देश की वस्तु आपके देश में चली जाती है, और एक्सपोर्ट में आपकी देश की वस्तु दूसरे देश में चली जाती है। दैट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये भी ट्रेड होता है। ये फॉरेन ट्रेड का दो पार्ट है, विदेशी व्यापार का दो भाग है। इंपोर्ट ट्रेड में वस्तु आपके यहाँ आती है, एक्सपोर्ट ट्रेड में आपके यहाँ की वस्तु दूसरे के यहाँ चली जाती है। इसका सेकंड पार्ट हम लोग क्या बोले थे, कॉमर्स। पहला पार्ट था ट्रेड, दूसरा पार्ट आ गया कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आप लोग कोई बता सकते हैं कि कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है? आप लोग सारे कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फटाक से कोई हमको बताइए कि कॉमर्स का डेफिनेशन क्या है। कोई नहीं बता सकते हैं कॉमर्स क्या है? देखिए कॉमर्स क्या है। कॉमर्स में सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो है, ट्रांसफर ऑफ कैश है, ट्रांसफर ऑफ मनी है। इसके साथ साथ उस सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस की जो भी ऑब्स्टेकल आती है, उस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए जो भी फैक्टर इन्वॉल्व किए जाते हैं वो भी कॉमर्स में आ जाता है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए ट्रेड। ट्रेड तो आप समझ गए कि ट्रेड में क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ मनी, ये सब आता है ट्रेड में। आपने सेवा वस्तु को बेचा है और वस्तु को बेचकर पैसा का आदान प्रदान किया है, ये आपका ट्रेड है। और उस ट्रेड को पूरा करने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल आता है, उस ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेस का यूज करते हैं, जो भी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका यूज करते हैं, दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स का जो सेंस है वो ज्यादा बड़ा है बनिस्पत ट्रेड के। ट्रेड का जो सेंस है वो छोटा है, नैरो है, लेकिन कॉमर्स का जो सेंस है वो ब्रॉड है, वो ज्यादा बड़ा है, विस्तृत है। जैसा आपको तो एग्जाम्पल बताते हैं, आप जानते हैं कि ये वैक्सीन कहाँ बन रही है? ये वैक्सीन बन रही है पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है। ये आपने सुना होगा कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ये वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। ये ट्रेड हो गया, उत्पादन तो हो गया, वस्तु बन गई, लेकिन ये वस्तु आखिर आप तक आएगी ना। ये वस्तु आप तक लाना है और आप तक सुरक्षित तरीके से लाना है। उस वस्तु को लाने का भी पैरामीटर बना हुआ है
कि इसको इतना डिग्री सेंटीग्रेड में और इतना डिग्री टेम्परेचर में ही वहां तक पहुंचना है। जब वस्तु आप तक पहुंच जाएगी तो उसका भी एक नियम है कि अगर एक बार एक वैक्सीन खुल गया तो उससे कम 8 से 10 लोगों को उसका डोज देना पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है। तो वस्तु सिर्फ बना देना ये तो ट्रेड है, लेकिन वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाना और उसको यूजफुल तरीके से उपभोक्ता तक पहुंचाना, ये कॉमर्स है, ऑब्स्टेकल है। पुणे में बन गई, बनाना तो ठीक है, साइंटिस्ट ने सोच समझ कर फार्मूला तैयार कर दिया और जो भी उसके लोग हैं वो बैठ के उसको बना रहे हैं, लेकिन बनाने के बाद उसको आप तक पहुंचाना, आप सोचिए कहाँ पुणे है और कहाँ पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट है और वो सीरम इंस्टीट्यूट से सरिया तक पहुंच रहा है, क्या क्या बाधा आती होगी रास्ते में। क्या उसे हवाई जहाज से लाया जाता होगा, क्या उसे रेलवे से लाया जाता होगा, क्या उसे रोडवेज से लाया जाता होगा, क्या उसे वाटरवेज से लाया जाता होगा। कौन सा वो साधन है जिससे जितना जल्दी हो सके उसको पहुंचाया जा सके। तो आई विश की रेलवे एयरवेज का जो साधन है वो सबसे इम्पोर्टेंट साधन होगा जल्दी पहुंचाने के लिए। प्लस वो जो वैक्सीन है उसको एक सर्टेन डिग्री में रखना है जरूरी है, क्योंकि वो सर्टेन डिग्री से अगर वो डिग्री कम हो गए ज़्यादा हो गया तो शायद वो वैक्सीन यूजफुल नहीं रहेगा। तो फिर उसके लिए वैसा कंटेनर तैयार करना पड़ेगा जिसका टेम्परेचर उतना डिग्री रहता होगा, उसको आर्टिफिशियल तरीके से उसका टेम्परेचर को कम किया जाता होगा। जैसे आप फ्रिज में टेम्परेचर को कम करते हैं उसी तरीके से उसका टेम्परेचर बॉक्स को कम किया जाता होगा। उसके बाद उसको हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जा रहा है। ये सब कॉमर्स है। फिर वहाँ से जो स्पेसिफिक जो पर्सन है उस जो रिक्वायरमेंट है जिनको वहाँ रिक्वायरमेंट तक उस वस्तु को पहुँचाया जा रहा है, ये भी कॉमर्स है। तो जो भी वस्तु का उत्पादन हो गया, उत्पादन हो जाना तो ट्रेड है, परचेज सेल है, लेकिन उस वस्तु को पहुंचाने के लिए जो भी बाधक तत्व है उस बाधक तत्व को हटाने के लिए जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं। मौसम खराब है तो तिरपाल लगाना पड़ेगा, मौसम गर्म है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मौसम ठंडा है तो थोड़ा कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह जो भी बाधक है उसको हटाने के लिए कॉमर्स का आप यूज करते हैं, वहीं पर सारा कॉमर्स आ जाता है। तो कॉमर्स को स्पेशली दो भाषा में आप मैंने दो वर्ड का जोड़ कह सकते हैं, कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स में क्या बताया कि एक ट्रेड है प्लस ट्रेड को करने के लिए जो भी सहायक साधन चाहिए, जो भी एड चाहिए उसको, जो भी संसाधन चाहिए जिससे वो बिजनेस हो सके, वही है कॉमर्स। कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, AIDS जो सहायता होती है, वो सहायता ट्रेड को बढ़ाने के लिए जो सहायता की जरूरत होता है, वो दोनों का अगर आप मिला दें तो वही बन जाता है कॉमर्स। अब एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आता है। एड्स टू ट्रेड में सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज, रिसोर्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग के कौन से साधन आपके पास अवेलेबल है। ये आपका वाटरवेज हो सकता है, रेलवेज हो सकता है, रोडवेज हो सकता है, एयरवेज हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपका वस्तु कहाँ पर है इसको कम्युनिकेट किया जाता है। अगर वाटरवेज से भी आता है तो वहाँ भी रास्ता में मोबाइल जो होता है वो एक संचार का साधन होता है, कम्युनिकेशन का साधन होता है कि वहाँ से पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकल गया है, ये बंदरगाह तक पहुँच गया है, या वहाँ से पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकल गया है, ये हवाई अड्डा तक पहुँच गया है, वो हवाई अड्डा से फलाने नंबर हवाई जहाज में ये सामान लोड है और ये रांची के एयरपोर्ट में उतारा जाना है और रांची के एयरपोर्ट पर इतने बजे उतारा। ये सब उसका एक कम्युनिकेशन का साधन होना चाहिए। अगर आपको कम्युनिकेट नहीं किया जाए तो भारतीय रेल का इतना ज़्यादा रेल चलता है, पता चला कि हावड़ा से रेल खुला है हजारीबाग रोड आने के लिए, और अगर उसका कम्युनिकेशन सेंटर कहीं कमज़ोर हो गया तो हजारीबाग रोड के बजाय पता चलेगा हजारीबाग टाउन पहुँच गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत मजबूत होना चाहिए। आज के डेट में टेक्नोलॉजी का यूज करके कम्युनिकेशन को और मजबूत किया जा रहा है। आप लोग वो बचपन का दिन शायद आप लोग नहीं देखे होंगे कि एक ज़माने में जब ट्रेन चलती थी तो उसमें रेलवे का जो इंजन होता था वो कोयला का इंजन होता था और कोयला का इंजन से वो ट्रेन चलता था। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का इंजन बहुत तेज़ी से चलता है। जब कोयला का इंजन हुआ करता था तो वो उतना स्पीड नहीं मेंटेन कर पाता था, उतनी लंबी लंबी बोगियां नहीं हुआ करती थी और इतने माल नहीं ढोए जाते थे जितना आसानी से अभी माल ढोया जा रहा है रेलवे की गाड़ियों में, उतना माल उसमें कैपेसिटी नहीं होता था खोलने का। वो व्यक्ति को ढोता था, 6 7 8 डब्बों का होता था ट्रेन और चलता था। उस समय सिग्नल सिस्टम भी उतना मजबूत नहीं हुआ करता था।
सिग्नल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर सिग्नल सिस्टम मजबूत नहीं रहेगा तो रोज एक्सीडेंट होते रहेगा। सिग्नल सिस्टम को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। उस समय जो गाड़ियाँ होती थी वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए एक गोल सा छल्ला का प्रयोग किया जाता था और सिग्नल पर उस छल्ला को लटका दिया जाता था कुछ लिखकर, जिससे उसको सिग्नल मिल जाता था कि इस स्टेशन से अगले स्टेशन जाने का हमको परमिशन मिल गया है। अभी क्या है, अभी वाईफाई लगा लेता है कान में आराम से और उसको ड्राइवर को सिग्नल मिलते रहता है, कम्युनिकेशन कर दिया जाता है कि हाँ आप धनबाद तक चले जाइए, धनबाद तक आपका सिग्नल खाली है, या आप पारासात में जाकर रुक जाइएगा या हजारीबाग रोड में रुक जाइएगा। अगर ये कम्युनिकेशन सिस्टम कमजोर होगा तो भारतीय रेल एक दिन में फेल कर जाएगा और कितने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत होता है ट्रेड को पूरा करने में। ट्रेड क्या, वो तो टिकट लेके बेच दिया, टिकट आपने खरीद लिया, लेकिन गंतव्य स्थान तक आपको पहुंचाना भी तो उसकी जिम्मेवारी है। तो उसी के लिए वो कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करता है। नेक्स्ट होता है फिनेंशियल सपोर्ट। बिना पैसा का तो आज के डेट में सांस भी नहीं ले सकते हैं। कोरोना काल बता दिया कि पैसा का कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक आदमी को जिंदा रहना है तो पैसा ज़रूरी है, और अगर सही सलामत मरना भी है तो पैसा ही ज़रूरी है। नहीं तो वहाँ पर नदी में फेंक देगा कोरोना पेशेंट को और कोई सही से जलाएगा भी नहीं, इतना दुर्गति हो जाएगा। तो फिनेंशियल तो है, लेकिन उसका सिस्टमेटिक फिनेंशियल यूज होना चाहिए। कॉमर्स कहता है कि उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिकली यूज होना चाहिए। तो ये सब आते हैं ट्रेड के एड्स, मतलब सहायता के चीज। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। अगर सामान खराब होने वाला है या चोरी होने का डर है तो उसका इंश्योरेंस भी करा लिया जाता है। नेक्स्ट आता है उसका मार्केटिंग। मार्केटिंग कहाँ किया जाए, अगर महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है या उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वैक्सीन देना पड़ेगा। अगर गोवा बहुत छोटा राज्य है तो वहाँ कम वैक्सीन देना पड़ेगा। तो ये मार्केटिंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग अवेयर नहीं है, इसलिए कम वैक्सीन का यूज कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में लोग ज़्यादा अवेयर है, इसलिए रोज 100 को आदमी हॉस्पिटल पहुंच जा रहा है, तो बाकी लोग को नंबर ही नहीं मिल पा रहा है लेने के लिए। और भी कुछ अदर फैक्टर्स हैं, वो सब जरूरी है। तो ये हो गया एड्स टू ट्रेड। तो आज हम लोग ये कर लिए कि व्हाट इज बिजनेस,